हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर, जहां सूरज की पहली किरण भी पहाड़ों से टकराकर देर से पहुंचती थी। यहां की हवाओं में ठंडक तो थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में संघर्ष की आग हर पल जलती रहती थी। यह कहानी है उसी गांव के एक 17 साल के लड़के की, जिसका नाम था अर्जुन। लेकिन अफसोस, गांव वाले उसे अर्जुन नहीं बल्कि कबाड़ी या पागल कहकर बुलाते थे। दोपहर का समय था, सूरज ठीक सिर पर चमक रहा था, लेकिन रामपुर की पथरीली पगडंडियों पर अर्जुन नंगे पांव चला जा रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना मैला कुचैला बोरा लदा हुआ था। वह बोरा इतना भारी था कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी झुक गई थी। माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। और वह खजाना क्या था? शहर से नीचे फेंका गया कूड़ा। इसे कुलकतार, जी हां, जहां लोग अपनी नाक बंद कर लेते थे, वहां अर्जुन की आंखें चमक उठती थीं। उस बोरे में टूटे हुए रेडियो के हिस्से, पुराने मोबाइल की बैटरियां, जली हुई तारें और एक जंग लगा हुआ पानी का पंप था, जिसे किसी ने बेकार समझकर खाई में फेंक दिया था। अर्जुन के लिए यह कचरा नहीं, यह उसके सपने थे। यह उसके वो हथियार थे जिनसे वह अपनी गरीबी और लाचारी से लड़ना चाहता था। वह गांव के मुख्य चौराहे, जिसे लोग चबूतरा कहते थे, वहां से गुजरा। वहां बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान ताश खेल रहे थे और हुक्का पी रहे थे। अर्जुन को देखते ही एक हंसी का फव्वारा फूटा। गांव के जमींदार के बेटे लखन ने ताना मारा, अरे देखो, हमारा वैज्ञानिक आ गया। क्यों रे अर्जुन, आज कौन सा रॉकेट बनाने वाला है? इस टूटे हुए पंप से क्या चांद पर जाएगा? सब जोर जोर से हंसने लगे। अरे जाने दो लखन भाई, दूसरे ने कहा, बेचारा पागल है। बाप तो फौज में रहकर देश की सेवा करते हुए गुजर गया, और यह बेटा यहां कूड़ा बीनकर नाक कटवा रहा है। मां बेचारी दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है और यह साहबजादा कबाड़ इकट्ठा करता है। ये शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। बाप और नाक कटवाना, ये दो शब्द उसके दिल को छलनी कर गए। उसके पिता हवलदार सुरेंद्र सिंह कारगिल युद्ध के हीरो थे। उनकी शहादत पर पूरे गांव को गर्व था, लेकिन आज उनका बेटा उसी गांव के लिए मजाक का पात्र बन गया था। अर्जुन रुका, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। वह पलटना चाहता था, चिल्लाकर कहना चाहता था कि वह पागल नहीं है, वह कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो उनकी सोच से भी परे है, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए। मां कहती थी, बेटा, शेर दहाड़ते नहीं, बस शिकार करते हैं। तू अपना काम कर, दुनिया को वक्त जवाब देगा। उसने सिर झुकाया और अपनी चाल तेज कर दी। उसका घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, एक कच्ची झोपड़ी जिसकी छत टिन और प्लास्टिक की पन्नियों से ढकी थी। हवा चलने पर वह छत ऐसे फड़फड़ाती थी जैसे अभी उड़ जाएगी। घर के आंगन में तुलसी का एक पौधा था, जिसके पास उसकी मां सावित्री देवी बैठी चावल बीन रही थीं। सावित्री का चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी थी। अर्जुन ने धम्म से बोरा आंगन में पटका। धूल का एक गुबार उठा। सावित्री ने खांसते हुए देखा, फिर ले आया यह सब? मां की आवाज में गुस्सा कम, बेबसी ज्यादा थी। अर्जुन बेटा, कब तक चलेगा यह सब? लोग बातें बनाते हैं, मेरा कलेजा फट जाता है जब वे तुझे पागल कहते हैं। तेरी उम्र के लड़के शहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, और तू इस लोहे लक्कड़ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया और बोरे की गांठ खोलने लगा। मां, यह लोहा लक्कड़ नहीं है, उसने उत्साह से कहा, एक टूटी हुई सर्किट प्लेट निकालते हुए। देख, इसमें अभी भी जान बाकी है। और यह पंप, इसका मोटर ठीक है, बस थोड़ा सा तांबा चाहिए। मां, तू देखना, जिस दिन मेरा आविष्कार पूरा होगा, यह पूरा गांव देखेगा। मैं पापा का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं। उसे अपने बेटे की बुद्धिमानी पर शक नहीं था। वह जानती थी कि अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब वह 5 साल का था, उसने घर की खराब घड़ी को खोलकर फिर से जोड़ दिया था। जब 10 साल का था, तो उसने पुरानी साइकिल के पहिए से बिजली पैदा करके घर का बल्ब जला दिया था। लेकिन बुद्धिमानी पेट नहीं भरती। गरीबी के इस दलदल में सपने देखना गुनाह था। रात का अंधेरा घिर आया था। पहाड़ों पर रात जल्दी होती है और सन्नाटा गहरा होता है। अर्जुन अपने छोटे से कमरे में बंद था। यह कमरा किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। चारों तरफ तारें, नट बोल्ट, जीन
टूटे हुए स्क्रीन और अधबने यंत्र बिखरे पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। अर्जुन एक अजीब सी मशीन पर काम कर रहा था। यह देखने में किसी इंसान के हाथ जैसी लग रही थी, लेकिन लोहे और प्लास्टिक की बनी हुई। उसने एक पुराने वीडियो गेम के रिमोट कंट्रोल को तोड़ा और उसके तारों को उस लोहे के हाथ से जोड़ने लगा। यह उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, एक रोबोटिक हाथ। उसने कहीं अखबार में पढ़ा था कि बड़े शहरों में डॉक्टर मशीनों से ऑपरेशन करते हैं। उसने सोचा था, अगर शहर में हो सकता है तो गांव में क्यों नहीं। लेकिन उसके पास न तो महंगे सेंसर थे, न ही हाई स्पीड इंटरनेट। उसके पास था तो बस जुगाड़। उसने साइकिल की ब्रेक की तारों का इस्तेमाल मांसपेशियों के खिंचाव के लिए किया था और इंजेक्शन की पुरानी सीरिंज का इस्तेमाल हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने के लिए कर रहा था। बस थोड़ा सा और। अर्जुन बड़बड़ाया। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से बोझिल, लेकिन हाथ नहीं रुके। उसने सोल्डरिंग आयरन, जो उसने खुद एक मोटी कील और हीटर की तार से बनाया था, को गर्म किया और एक नाजुक टांका लगाया। तभी बाहर से बादलों के गरजने की जोरदार आवाज आई। पहाड़ हिल गया। अर्जुन का हाथ कांप गया और गर्म टांका गलत तार पर लग गया। एक चिंगारी निकली और हल्का सा धुआं उठा। नहीं, अर्जुन चिल्लाया। उसने जल्दी से तार हटाए। महीनों की मेहनत एक पल में बेकार हो सकती थी। उसने मशीन को चेक किया। शुक्र है, नुकसान ज्यादा नहीं था। उसने राहत की सांस ली। बाहर हवाएं तेज हो गई थीं। टिन की छत जोर जोर से खड़कने लगी। मॉनसून आ रहा था और पहाड़ी लोग जानते थे कि इस बार का मॉनसून कोई साधारण बारिश नहीं लाने वाला था। हवा में नमी और मिट्टी की गंध बता रही थी कि आसमान फटने वाला है। अर्जुन खिड़की के पास गया और बाहर झांका। दूर पहाड़ियों पर सेना की एक चौकी थी जहां एक छोटी सी बत्ती जल रही थी। वह बत्ती अर्जुन को उम्मीद देती थी। उसे लगता था कि उसके पिता आज भी वहां कहीं पहरा दे रहे हैं। मैं कुछ बड़ा करूंगा बाबा, उसने अंधेरे में धीरे से कहा। मैं सिर्फ एक कबाड़ी नहीं हूं। अगली सुबह मौसम का मिजाज बिगड़ चुका था। काले बादल ऐसे घिर आए थे जैसे उन्होंने सूरज को हमेशा के लिए निगल लिया हो। गांव के प्रधान ठाकुर साहब चौपाल पर रेडियो लिए बैठे थे। सिग्नल बहुत खराब था। खर खर की आवाज आ रही थी। चेतावनी, भारी बारिश, भूस्खलन, रेड अलर्ट। रेडियो से रुक रुक कर आवाज आ रही थी। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे, उन्होंने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। हे बद्रीनाथ बाबा, रक्षा करना। पिछली बार जब ऐसा मौसम हुआ था तो पूरा का पूरा पुल बह गया था। अर्जुन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा अपनी मशीन को आखिरी रूप दे रहा था। उसने रोबोटिक हाथ को एक पुराने लैपटॉप की स्क्रीन से जोड़ा था, जिसे उसने शहर के एक रद्दी वाले से 200 रुपये में खरीदा था। स्क्रीन पर धुंधली सी तस्वीर आई। उसने रिमोट का बटन दबाया। मशीन की उंगलियां हिलीं। 1, 2, 3 उंगलियां मुड़ी और फिर सीधी हो गईं। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। यह काम कर रहा था। उसने पास पड़ी एक माचिस की तीली को उस लोहे के हाथ से उठाने की कोशिश की। उसने अपनी सांस रोक ली। बहुत ही सावधानी से उसने रिमोट घुमाया। लोहे की उंगलियां माचिस की तीली के पास गईं, उसे पकड़ा और बिना तोड़े ऊपर उठा लिया। हाँ, अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। माँ देख, यह काम कर रहा है। सावित्री अंदर से दौड़ी आई। उसने देखा कि लोहे का एक बदसूरत सा ढांचा एक माचिस की तीली हवा में थामे हुए है। उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन बेटे की खुशी देखकर वह मुस्कुरा दी। बड़ा अच्छा है बेटा, उसने कहा, लेकिन अब इसे अंदर रख दे, बारिश शुरू होने वाली है। तभी गांव में शोर मच गया। फौजी गाड़ी, फौजी गाड़ी, बच्चे चिल्ला रहे थे। अर्जुन ने मशीन छोड़ी और सड़क की तरफ भागा। पहाड़ी रास्तों पर सेना का एक ट्रक और एक जीप धीरे धीरे ऊपर की चौकी की तरफ जा रहे थे। यह सप्लाई लेकर जा रही टुकड़ी थी। अर्जुन हमेशा फौजियों को देखने जाता था। उसे उनकी वर्दी, उनका अनुशासन और उनकी गाड़ियां बहुत पसंद थीं। जीप के अंदर एक अधिकारी बैठा था। सख्त चेहरा, गहरी मूंछें। वह कैप्टन विक्रम थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और अर्जुन को खड़ा पाया। अर्जुन ने आदतन सीधा खड़ा होकर सैल्यूट मारा। कैप्टन विक्रम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने सिर हिलाकर जवाब दिया। गाड़ियां आगे बढ़ गईं, धूल उड़ाती हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह इन गाड़ियों का और शायद उन जवानों का आखिरी सुरक्षित सफर होने वाला था। प्रकृति ने अपना जाल बिछा दिया था। शाम होते होते पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते
आसमान टूट पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि एक हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली कड़कने की आवाज से कान फटे जा रहे थे। अर्जुन अपनी झोपड़ी में था। टिन की छत से टपकते पानी को बर्तनों में भर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपनी मशीन पर था। उसने उसे प्लास्टिक की कई परतों में लपेट कर रखा था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे बम फटा हो। जमीन हिल गई। अर्जुन और सावित्री एक दूसरे से चिपट गए। यह क्या था? सावित्री चिल्लाई। धमाका बादलों का नहीं था, यह पहाड़ का था। गांव से बाहर जाने वाला एकमात्र रास्ता, वह पक्की सड़क जो शहर को जोड़ती थी, वह पहाड़ के एक बड़े हिस्से के साथ नीचे खाई में समा गई थी। शोर मच गया। चीख पुकार शुरू हो गई। कोई चिल्ला रहा था, मलबा गिरा है, रास्ता बंद हो गया। लेकिन सबसे बुरी खबर अभी आनी बाकी थी। कुछ देर बाद कीचड़ में सने हुए एक चरवाहे ने दौड़ते हुए गांव में खबर दी। फौजी गाड़ी दब गई। वह हाँफते हुए बोला, मोड़ पर चट्टान गिरी है, जीप खाई में लटक रही है। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का दिल बैठ गया। वह जीप, वह कैप्टन विक्रम जिन्होंने उसे सुबह सैल्यूट किया था। अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपना रेनकोट, जो उसने खुद फटी हुई तिरपाल से सिला था, उठाया और टॉर्च लेकर अंधेरे में बाहर दौड़ पड़ा। अर्जुन, कहां जा रहा है? पागल मत बन, मां पीछे से चिल्लाई। मुझे जाना होगा मां, पापा होते तो वो भी यही करते। अर्जुन ने पलटकर जवाब दिया और बारिश के अंधेरे में गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि वह वहां जाकर क्या करेगा। वह कोई डॉक्टर नहीं था, न ही कोई सिपाही। वह तो बस एक कबाड़ी था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उसका यही कबाड़, उसका यही पागलपन किसी की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। नियति ने मंच तैयार कर दिया था। एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ एक 17 साल का लड़का और उसका जुगाड़। परीक्षा की घड़ी शुरू हो चुकी थी। रात घनी हो चुकी थी। रामपुर गांव पर ऐसा अंधेरा छाया था जिसे हाथ बढ़ाकर भी काटा न जा सके। आसमान से पानी नहीं बरस रहा था, बल्कि आफत बरस रही थी। पहाड़ी नाले उफान पर थे। उनका शोर ऐसा था जैसे सैकड़ों भूखे शेर दहाड़ रहे हों। अर्जुन की झोपड़ी में हर तरफ से पानी टपक रहा था, लेकिन उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। उसका दिल किसी अनहोनी की आहट से जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वह आवाज आई। वह बादलों की गर्जन नहीं थी। वह एक ऐसी आवाज थी जिसे पहाड़ी लोग अच्छी तरह पहचानते हैं और जिससे उनकी रूह कांप जाती है। एक भारी गड़गड़ाहट, जैसे धरती का सीना फट रहा हो, और फिर एक जोरदार धमाका। पहाड़ दरक गया। किसी ने अंधेरे में चीख लगाई। अर्जुन ने अपना रेनकोट कसा और टॉर्च हाथ में लेकर बाहर कूदा। हवा इतनी तेज थी कि उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कीचड़ घुटनों तक था। वह अकेला नहीं था। गांव के हर घर से लालटेन और टॉर्च की रोशनी बाहर निकल रही थी। प्रधान जी, रामू काका और गांव के नौजवान सब उसी दिशा में दौड़ रहे थे जिधर से धमाके की आवाज आई थी। वह दिशा थी काली घाटी वाला मोड़। अर्जुन सबसे आगे दौड़ने वालों में था। उसके नंगे पैर नुकीले पत्थरों से टकरा रहे थे। खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। उसके दिमाग में बस वही सुबह वाला दृश्य घूम रहा था, वह फौजी जीप और वह सख्त चेहरे वाला कैप्टन जिसने उसे सैल्यूट किया था। जब वे काली घाटी के मोड़ पर पहुंचे तो मंजर देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गईं। सड़क गायब थी। पहाड़ का एक विशाल हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया था और अपने साथ सड़क को भी ले गया था। मलबे के ढेर में बड़े बड़े पत्थर और पेड़ गिरे पड़े थे, और उसी मलबे के बीच सेना का ट्रक तो किसी तरह बच गया था, लेकिन वह जीप मलबे के नीचे बुरी तरह दबी हुई थी। उसका आगे का हिस्सा पिचककर किसी कागज की तरह हो गया था। जल्दी हाथ लगाओ, कोई फंसा है अंदर, प्रधान जी चिल्लाए। गांव वालों ने बिना एक पल गंगवाए मलबे को हटाना शुरू किया। ट्रक से कुछ जवान बाहर कूद चुके थे। वे भी बदहवास होकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारिश और तेज हो गई, जैसे कुदरत चाहती ही नहीं थी कि कोई बचे। लेकिन इंसानी हौसला उस रात तूफान से भी बड़ा था। अर्जुन ने एक भारी पत्थर को धकेलने में अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी कमजोर हड्डियों में न जाने कहां से ताकत आ गई थी। साहब आप ठीक हैं? एक सिपाही रोते हुए चिल्लाया। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने जीप का दरवाजा तोड़ा। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। ड्राइवर की सीट पर बैठा जवान अब इस दुनिया में नहीं था।
उसका शरीर स्टीयरिंग व्हील और सीट के बीच बुरी तरह फंस गया था। यह देखकर गांव की औरतों ने मुंह फेर लिया और रोने लगीं। लेकिन पीछे की सीट पर कैप्टन विक्रम थे। वे जिंदा थे, लेकिन शायद कुछ ही पलों के मेहमान थे। जीप की छत का लोहे का एक टुकड़ा टूटकर उनकी छाती के पास दिल से बस कुछ इंच की दूरी पर धंस गया था। उनकी वर्दी खून से लथपथ थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ रही थीं। धीरे धीरे निकालो, एक सूबेदार ने आदेश दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। गांव वालों और सैनिकों ने मिलकर बहुत ही सावधानी से कैप्टन विक्रम को बाहर निकाला और सड़क के किनारे एक सुरक्षित जगह पर लिटाया। बारिश से बचाने के लिए 4 आदमियों ने अपनी तिरपाल तान दी। डॉक्टर, कोई डॉक्टर है क्या? सूबेदार ने पागलों की तरह चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी। वह भारत माता का वीर सपूत, जो दुश्मनों की गोलियों से नहीं डरता, आज अपने अफसर को अपनी आंखों के सामने मरता देख लाचार था। गांव के वैद्य जी, जो जड़ी बूटियों का इलाज करते थे, भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने कैप्टन की कलाई थामी। फिर उन्होंने घाव को देखा। वह लोहे का टुकड़ा बहुत गहराई तक धंसा हुआ था। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वैद्य जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने सूबेदार की तरफ देखा और ना में सिर हिलाया। हालत बहुत खराब है साहब, वैद्य जी ने कांपती आवाज में कहा। लोहे का टुकड़ा फेफड़े और दिल के बीच फंसा है। अगर इसे यहां निकाला तो खून का फव्वारा फूट पड़ेगा और ये यहीं खत्म हो जाएंगे, और अगर नहीं निकाला तो जहर फैल जाएगा। इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना होगा। मेरे बस की बात नहीं है। सूबेदार ने आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, रास्ता बंद है वैद्य जी। शहर जाने वाली सड़क बह गई है। पीछे जाने का रास्ता भी मलबे से अटा पड़ा है। हम बीच में फंस गए हैं। उसने अपना वायरलेस सेट रेडियो निकाला और हेडक्वार्टर से संपर्क करने की कोशिश की। हेलो, अल्फा 1 टू बेस, अल्फा 1 टू बेस, क्या आप सुन रहे हैं? हमारे कैप्टन घायल हैं, इमरजेंसी, ओवर। रेडियो से सिर्फ खर खर की आवाज आ रही थी। पहाड़ों और तूफान ने सारे सिग्नल काट दिए थे। मोबाइल फोन तो पहले ही खिलौना बन चुके थे। न नेटवर्क, न इंटरनेट, न कोई संपर्क। अर्जुन भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसने देखा कि वह शेर जैसा अफसर अब दर्द से कराह रहा था। कैप्टन विक्रम ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। उनकी नजर धुंधली थी, लेकिन उन्होंने अपने जवानों को घेरे हुए देखा। मुझे छोड़ दो, कैप्टन ने बहुत धीमी आवाज में कहा। तुम लोग सुरक्षित जगह जाओ। नहीं साहब, एक जवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माहौल गमगीन हो गया। गांव वाले, जो खुद अभावों में जीते थे, इस समय अपनी गरीबी भूलकर उस फौजी के लिए दुआ मांग रहे थे। सावित्री, अर्जुन की मां, ने अपनी साड़ी के पल्लू से कैप्टन के माथे का पसीना और बारिश का पानी पोंछा। बेटा, हिम्मत मत हारना, उसने ममता भरे स्वर में कहा। परमात्मा है। तभी सूबेदार गुस्से और हताशा में चीख पड़ा। क्या फायदा इस वर्दी का? क्या फायदा इन हथियारों का? जब हम अपने ही भाई को नहीं बचा सकते, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो चमत्कार हो। चमत्कार, यह शब्द अर्जुन के कानों में गूंज गया। उसने देखा कि वैद्य जी के हाथ खाली हैं। उसने देखा कि सेना के पास बंदूकें हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन जान बचाने का औजार नहीं है। उसने टूटी हुई सड़क देखी। उसने उफनती नदी देखी। कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर यहां आ नहीं सकता था, मरीज वहां जा नहीं सकता था। लेकिन अगर डॉक्टर को यहां आने की जरूरत न हो तो अर्जुन के दिमाग में बिजली की तरह एक ख्याल आया। उसकी झोपड़ी, उसकी मेज और उस पर रखा वह बेकार लोहे का हाथ, वह रोबोटिक आर्म जिसे कल उसने माचिस की तीली उठाते हुए परखा था। क्या वह लोहे का हाथ इस लोहे के टुकड़े को निकाल सकता है? यह सोच ही पागलपन थी। एक कबाड़ से बनी मशीन एक इंसान का ऑपरेशन करेगी, और वो भी एक फौजी अफसर का। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कैप्टन की जान चली जाएगी और अर्जुन को पूरी जिंदगी हत्यारा कहा जाएगा। लोग उसे वैसे ही पागल कहते थे, अब उसे शायद मार ही डालेंगे। डर ने अर्जुन के पैर जकड़ लिए। चुप रहे अर्जुन, उसने खुद से कहा। तू कोई डॉक्टर नहीं है, अपनी औकात में रह। लेकिन फिर उसने कैप्टन विक्रम का चेहरा देखा, वही चेहरा जिसने सुबह उसे सम्मान दिया था। उसे अपने पिता याद आए। जब उसके पिता कारगिल गए थे तो क्या उन्होंने सोचा था कि वे बचेंगे या नहीं? नहीं, उन्होंने बस अपना फर्ज निभाया था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके अंदर का डर उसके पिता की विरासत के सामने छोटा पड़ गया। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसका शरीर भीग चुका था, कीचड़ से सना था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। साहब, अर्जुन चिल्लाया।
सबकी नजरें उस पर गईं। लखन जमींदार का बेटा ने उसे धकेल दिया। हट पीछे, यहां तमाशा मत कर पागल कहीं के, देख नहीं रहा साहब की हालत। अर्जुन नहीं हटा, उसने सीधे सूबेदार की आंखों में देखा। साहब, मैं इन्हें बचा सकता हूं। सूबेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक फटे हाल गांव का लड़का। तुम वैद्य हो, डॉक्टर हो? नहीं साहब, अर्जुन ने कहा। मैं एक आविष्कारक हूं। मेरे पास एक मशीन है। अगर कोई बड़ा डॉक्टर शहर में बैठकर इंटरनेट से उसे चलाए तो वह यहीं इसी वक्त ऑपरेशन कर सकता है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर लखन हंसा, एक कड़वी हंसी। सुना तुम लोगों ने? यह पागल अब डॉक्टर बनेगा। अरे इसे यहां से भगाओ, वरना यह साहब को मार डालेगा। चुप रहो, सूबेदार ने लखन को डांटा। फिर वह अर्जुन की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में डूबते को तिनके का सहारा वाली उम्मीद थी। बच्चे, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? अगर कुछ गलत हुआ तो? अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। साहब, अर्जुन ने सीधे सपाट शब्दों में कहा, रास्ता बंद है। मदद आने में 2 दिन लगेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास एक रोबोटिक हाथ है, मैंने उसे कल ही पूरा किया है। अगर हम किसी तरह सिग्नल ला सकें और हेडक्वार्टर के डॉक्टर से जुड़ सकें तो यह हो सकता है। वैद्य जी ने आगे बढ़कर कहा, साहब, लड़का सही कह रहा है। नाड़ी डूब रही है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस लड़के के पास कोई उपाय है तो उसे आजमाने में क्या हर्ज है? वैसे भी मौत सामने खड़ी है। सूबेदार ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसने घायल कैप्टन को देखा, फिर अर्जुन को। अर्जुन की आंखों में पागलपन नहीं, आत्मविश्वास था। एक ऐसा आत्मविश्वास जो सिर्फ ज्ञान और सच्चाई से आता है। ठीक है, सूबेदार ने भारी आवाज में फैसला सुनाया, ले आओ अपनी मशीन। लेकिन याद रखना बच्चे, अगर तुम्हारे इस खेल में मेरे साहब को जरा सी भी खरोंच आई तो कोर्ट मार्शल बाद में होगा। मैं तुम्हें पहले गोली मार दूंगा। अर्जुन ने यह धमकी सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। जी साहब, उसने कहा और अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। बारिश और तेज हो गई थी। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे, लेकिन अर्जुन ऐसे दौड़ रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हों। आज उसे सिर्फ एक मशीन नहीं लानी थी, आज उसे यह साबित करना था कि उसका कबाड़ दुनिया के सबसे कीमती हीरे से भी ज्यादा अनमोल है। आज उसे पागल से नायक बनना था। जब वह अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि छत का एक हिस्सा गिर चुका है। पानी सीधा उसकी मेज पर टपक रहा था। हे भगवान, अर्जुन चिल्लाया और अंदर कूदा। उसने जल्दी से अपनी मशीन को चेक किया। वह प्लास्टिक में लिपटी थी, इसलिए सूखी थी। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। मशीन को वहां तक ले जाना, बिजली का इंतजाम करना और सबसे बड़ी बात, इस तूफान में इंटरनेट सिग्नल ढूंढना। अर्जुन ने मशीन को अपनी पीठ पर लादा। वह भारी थी, लोहे और मोटर का वजन उसके कच्चे कंधों को छील रहा था। उसने अपने लैपटॉप को छाती से लगाया, कुछ तारों का बंडल उठाया और बाहर निकल गया। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बेटे को रोका नहीं, उसने बस उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरे पिता देख रहे हैं, आज उनकी आत्मा को शांति देना। अर्जुन ने सिर हिलाया और उस अंधेरी तूफानी रात में मौत के झबड़े से एक जिंदगी छीनने निकल पड़ा। बारिश की बूंदें अब गोलियों की तरह बरस रही थीं। सड़क के किनारे उस टूटी हुई जीप के पास समय जैसे थम गया था। हर सेकंड कैप्टन विक्रम की जिंदगी का एक टुकड़ा कम कर रहा था। सूबेदार बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे और फिर अंधेरे रास्ते की तरफ जहां अर्जुन गया था। साहब, वो लड़का नहीं आएगा, लखन ने ताना मारा। डर के मारे भाग गया होगा, मैंने कहा था ना, पागल है वो। सूबेदार ने लखन को घूर कर देखा ही था कि तभी अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। कीचड़ में लथपथ, पीठ पर एक भारी मशीन और सीने से लैपटॉप चिपकाए। अर्जुन वापस आ रहा था। वह हाँप रहा था, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसके पीछे उसकी मां सावित्री भी आ रही थी, सिर पर एक प्लास्टिक की शीट और हाथ में लालटेन लिए। मैं आ गया, अर्जुन ने मशीन को एक सूखे पत्थर पर रखते हुए कहा। भीड़ उसे घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्होंने मशीन को देखा तो कई लोग हैरान रह गए। वह कोई चमकदार अस्पताल का उपकरण नहीं था। वह साइकिल की चेन, मिक्सी के मोटर और लोहे की पट्टियों से बना एक अजीब सा ढांचा था। देखने में यह किसी डरावने केकड़े जैसा लग रहा था। यह बचाएगा साहब को? एक जवान ने अविश्वास से पूछा। शक्ल पर मत जाओ भाई साहब, अर्जुन ने मशीन के तारों को सुलझाते हुए कहा। काम पर ध्यान दो। उसने जल्दी से मशीन को कैप्टन के पास सेट किया।
रोबोटिक हाथ को कैप्टन की छाती के ऊपर एक सही एंगल पर सेट करना जरूरी था। अर्जुन ने ईंटों और पत्थरों का सहारा लेकर उसे स्थिर किया। अब पहली चुनौती सामने थी, बिजली। अर्जुन ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन काली थी, बैटरी खत्म, और उसकी मशीन को भी चलने के लिए 12 वोल्ट का करंट चाहिए था। बिजली चाहिए, अर्जुन चिल्लाया। लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। गांव में तो हफ्तों से बिजली नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। खत्म, लखन बुदबुदाया। खेल खत्म। खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने पलटकर सेना के ट्रक की तरफ इशारा किया। ट्रक की बैटरी जल्दी निकालो। सूबेदार को बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत 2 जवानों को आदेश दिया। मिनटों के अंदर ट्रक की भारी भरकम बैटरी निकालकर अर्जुन के पास रख दी गई। लेकिन एक समस्या थी। ट्रक की बैटरी 24 वोल्ट की होती है। सेना के बड़े ट्रकों में और लैपटॉप व मशीन 12 वोल्ट पर चलते हैं। अगर सीधे तार जोड़ा तो सब जलकर खाक हो जाएगा। अर्जुन जानता था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सर्किट बोर्ड निकाला जो उसने पुराने स्टेबलाइजर से निकाला था। उसने दांतों से तार छीले। उसके होंठ कट गए, खून निकला, पर उसने परवाह नहीं की। उसने बहुत ही सावधानी से तारों को बैटरी के टर्मिनलों पर लपेटा। एक चिंगारी निकली चटचट, और फिर लैपटॉप की स्क्रीन जल उठी। नीली रोशनी ने अर्जुन के कीचड़सने चेहरे को रोशन कर दिया। चल गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए। लेकिन खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। असली राक्षस तो अभी सामने खड़ा था, नेटवर्क। अर्जुन ने वीडियो कॉल कनेक्ट करने की कोशिश की। स्क्रीन पर लिखा आया, नो इंटरनेट कनेक्शन। पहाड़ों के बीच इस तूफान में नेटवर्क के डंडे गायब थे। सिग्नल नहीं है। अर्जुन ने हताशा में कीबोर्ड पर मुक्का मारा। बिना इंटरनेट के डॉक्टर नहीं देख पाएंगे। कैप्टन विक्रम की सांसें अब और भारी हो गई थीं। वैद्य जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जल्दी करो, अब शायद 10-15 मिनट ही बचे हैं। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। उसे ऊंचाई चाहिए थी। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो सिग्नल खींच सके। उसकी नजर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे पर गई जो आंधी में झूल रहा था। और फिर उसकी नजर पास ही एक घर की छत पर पड़ी जहां एक पुराना जंग लगा तसला लोहे की कढ़ाई पड़ा था। मुझे वो तसला चाहिए और वो तांबे की लंबी तार, अर्जुन चिल्लाया। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने उसे वो चीजें दे दी। अर्जुन ने तसले के बीच में एक छेद किया और उसमें अपना डोंगल इंटरनेट स्टिक फंसा दिया। उसने तांबे की तार को तसले के चारों ओर लपेटा ताकि वह एक एंटीना की तरह काम करे। मैं ऊपर जा रहा हूं, अर्जुन ने खंभे की तरफ इशारा किया। पागल हो गया है तू, सावित्री चिल्लाई। उसने बेटे का हाथ पकड़ लिया। ऊपर बिजली कड़क रही है, खंभा गीला है, तू गिर जाएगा। अर्जुन ने मां का हाथ धीरे से हटाया। मां, अगर मैं गिर गया तो सिर्फ मैं मरूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो यह फौजी मर जाएगा और इनके साथ देश का भरोसा भी मर जाएगा। सावित्री की पकड़ ढीली पड़ गई। अर्जुन ने वह भारी तसला अपनी पीठ पर बांधा और खंभे पर चढ़ना शुरू किया। बारिश उसके चेहरे पर कोड़े की तरह पड़ रही थी। खंभा फिसलन भरा था। एक बार उसका पैर फिसला, लोगों की चीख निकल गई, लेकिन उसने तार पकड़कर खुद को संभाल लिया। वह सबसे ऊपर पहुंच गया। हवा वहां इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था वह उड़ जाएगा। उसने तसल्ले को शहर की दिशा में घुमाया, जिधर नजदीकी टावर था। नीचे देखो। आया क्या? अर्जुन ऊपर से चिल्लाया। नीचे सूबेदार लैपटॉप पर नजर गड़ाए बैठे थे। नहीं, अभी नहीं। अर्जुन ने दिशा थोड़ी और बदली। बिजली कड़की और ठीक पास के पेड़ पर गिरी। पेड़ जल उठा। अर्जुन कांप गया, लेकिन उसने एंटीना नहीं छोड़ा। अब एक डंडा आया, सूबेदार चिल्लाए। 2 डंडे। अर्जुन, पकड़ के रखना, हिलाना मत। सिग्नल मिल गया था, कमजोर लेकिन काफी। सूबेदार ने तुरंत आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली के इमरजेंसी नंबर पर वीडियो कॉल मिलाया। कुछ सेकंड की रिंगिंग के बाद स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। सफेद कोट, चश्मा और पीछे एक अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर। यह कर्नल डॉ मेहता थे, सेना के सबसे बड़े सर्जन। डॉ मेहता ने स्क्रीन पर जो देखा उससे वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद थी कि वे किसी मिलिट्री कैंप या अस्पताल को देखेंगे, लेकिन उन्हें दिख रहा था घूप अंधेरा, बारिश, एक ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में भीगे हुए गांव वाले और कीचड़ में लेटा एक मरता हुआ अफसर। यह क्या मजाक है? डॉ मेहता गुस्से में बोले। यह कौन सी जगह है? विक्रम कहां है? सूबेदार ने कैमरा कैप्टन विक्रम के घाव पर फोकस किया। सर, हम कहीं बीच सड़क पर फंसे हैं। विक्रम सर मरने वाले हैं। हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, बस ये मशीन है।
सूबेदार ने कैमरा घुमाकर अर्जुन की जुगाड़ मशीन दिखाई। डॉ मेहता की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम पागल हो गए हो सूबेदार। तुम चाहते हो मैं दिल्ली में बैठकर इस कचरे के ढेर से एक हार्ट सर्जरी करूं? यह खिलौना है, इससे इंसान मर जाएगा। तभी लैपटॉप के स्पीकर से एक दूसरी आवाज आई। ऊपर खंभे से अर्जुन चिल्ला रहा था और सूबेदार ने माइक उसकी तरफ कर दिया। सर, अर्जुन की आवाज हवा के साथ गूंजी। यह कचरा नहीं है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। इसका हर एक जोड़, हर एक तार मैंने चेक किया है। इसमें लैग देरी सिर्फ 0.5 सेकंड का है। सर, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, या कम से कम इस मशीन पर। डॉ मेहता चुप हो गए। उन्होंने लड़के की आवाज में वह डेस्परेशन, बेचैनी और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास दोनों महसूस किया। उन्होंने स्क्रीन पर कैप्टन विक्रम की ईसीजी रिपोर्ट, जो मशीन के सेंसर भेज रहे थे, देखी। दिल की धड़कन गिर रही थी। डॉ मेहता ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने दस्ताने कड़े किए। ठीक है डॉ मेहता ने कहा। लड़के, अगर यह सिग्नल टूटा तो विक्रम खत्म। अपनी जान लगाकर उस एंटीना को पकड़े रहना। फिर डॉक्टर ने अपने सामने रखे कंसोल कंट्रोलर को हाथ लगाया। सूबेदार, मशीन को कनेक्ट करो। नीचे एक जवान ने अर्जुन के बनाए रिसीवर का बटन दबाया। एक पल का सन्नाटा, और फिर कीचड़ और बारिश के बीच रखी उस लोहे की मशीन में हरकत हुई। उसके यांत्रिक पंजे खुले और हवा में ऐसे घूमे जैसे कोई सर्जन अपने हाथ तैयार कर रहा हो। दिल्ली में डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाया और हजारों मील दूर रामपुर के उस वीराने में रोबोट ने ठीक वही हरकत दोहराई। कनेक्शन सफल, डॉक्टर ने कहा। ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऊपर खंभे पर अर्जुन भीगता हुआ, कांपता हुआ उस तसले को सीने से लगाए एक बुत की तरह जम गया। अब उसे हिलना नहीं था, चाहे बिजली गिरे या तूफान आए। अब वह सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक जीवित टावर बन चुका था। और नीचे मौत और जिंदगी का खेल शुरू हो गया था। दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल के वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर में सन्नाटा था। डॉ मेहता की सांसें भी नपी तुली चल रही थीं। उनके सामने 3 बड़ी स्क्रीन थीं, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ बीच वाली स्क्रीन पर जमी थीं। उस स्क्रीन पर कोई साफ सुथरा शरीर नहीं, बल्कि कीचड़ और खून से सनी एक वर्दी दिखाई दे रही थी। और उस शरीर के ऊपर मंडरा रहा था लोहे का एक अजीबोगरीब पंजा। वह पंजा जिसे रामपुर के एक पागल लड़के ने साइकिल की चेन और कबाड़ से बनाया था, अब दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन के इशारों पर नाचने वाला था। स्कैल्पल, ब्लेड। डॉ मेहता ने आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां कोई नर्स नहीं थी जो उनके हाथ में औजार देती। वहां तो बस एक जॉयस्टिक कंट्रोलर था। डॉ मेहता ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं, खुद को शांत किया और फिर बहुत ही हल्के हाथों से कंट्रोलर को छुआ। हजारों मील दूर तूफानी रात के अंधेरे में उस लोहे की मशीन में हरकत हुई। उसके एक सिरे पर लगा हुआ छोटा सा ब्लेड, जो अर्जुन ने शेविंग रेजर से बनाया था, धीरे से नीचे आया। गांव वाले अपनी सांस रोके खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलक भी झपकाए। वे देख रहे थे कि एक निर्जीव मशीन, जिसे कल तक वे कबाड़ का ढेर समझते थे, आज एक जीवित इंसान की छाती पर काम कर रही है। बारिश की बूंदें कैप्टन के सीने पर गिर रही थीं, लेकिन सूबेदार और 2 जवानों ने एक प्लास्टिक की शीट तान रखी थी ताकि घाव पर पानी न जाए। कट लग रहा है, सूबेदार ने फुसफुसाते हुए कहा। मशीन का ब्लेड कैप्टन की त्वचा को छू गया। डॉ मेहता ने दिल्ली में अपनी कलाई थोड़ी सी घुमाई। मशीन ने बिल्कुल वही किया। उसने घाव को थोड़ा चौड़ा किया ताकि अंदर फंसा हुआ लोहे का टुकड़ा दिखाई दे सके। लैपटॉप की स्क्रीन पर खून का बहाव दिखा। सेक्शन सफाई। डॉ मेहता बुदबुदाए, लेकिन वहां कोई सफाई मशीन नहीं थी। खून साफ करो, डॉ मेहता माइक में चिल्लाए। वैद्य जी, जो पास ही बैठे थे, उन्होंने तुरंत एक साफ सूती कपड़ा लिया और घाव के आसपास का खून सोख लिया। दिख गया, डॉ मेहता ने कहा। टुकड़ा दिल की नसों से बस 2 मिलीमीटर दूर है। अगर मेरा हाथ थोड़ा भी कांपा या मशीन थोड़ी भी अटकी तो विक्रम नहीं बचेगा। अब असली इम्तिहान था। डॉ मेहता को उस लोहे के टुकड़े को पकड़कर बाहर खींचना था। उन्होंने कंट्रोलर पर दूसरा बटन दबाया। मशीन का दूसरा पंजा, जो एक चिमटे जैसा था, आगे बढ़ा। ऊपर खंभे पर अर्जुन की हालत खराब हो रही थी। हवा की गति बढ़ गई थी।
बारिश की बूंदें अब पत्थरों जैसी लग रही थीं, जो उसके चेहरे और नंगे हाथों पर चोट कर रही थीं। उसके हाथ, जो तांबे के तार और तसले को पकड़े हुए थे, ठंड से सुन्न पड़ चुके थे। उसे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही थीं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जैसे उसे बुखार चढ़ गया हो। बस थोड़ी देर और अर्जुन, बस थोड़ी देर और, वह खुद से बड़बड़ा रहा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे। नीचे मशीन का चिमटा उस घातक लोहे के टुकड़े के करीब पहुंच चुका था। मेहता ने बहुत सावधानी से उसे पकड़ने की कोशिश की। तभी प्रकृति ने अपना सबसे क्रूर वार किया। एक भयानक हवा का झोंका आया, इतना तेज कि नीचे खड़े लोग भी लड़खड़ा गए। पेड़ चरमरा गए और ऊपर खंभे पर अर्जुन का संतुलन बिगड़ गया। उसका पैर फिसला, उसका शरीर हवा में झूला। उसने बचने के लिए खंभे को पकड़ने की कोशिश की और इसी कोशिश में उसके हाथ से वह तांबे का तार हिल गया। सिग्नल टूट गया। नीचे लैपटॉप की स्क्रीन पर तस्वीर जम गई, फ्रीज हो गई। और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि जिस वक्त सिग्नल टूटा, उस वक्त मशीन का चिमटा कैप्टन के दिल की तरफ बढ़ रहा था। सिग्नल टूटने की वजह से मशीन को रुकने का आदेश नहीं मिला। वह आगे बढ़ती गई। नहीं, मेहता दिल्ली में चिल्लाए, सिग्नल गया, मशीन रोको, मशीन रोको। लेकिन मशीन कौन रोकता? वह तो एक रोबोट था जो अपने आखिरी आदेश का पालन कर रहा था। उसका नुकीला सिरा कैप्टन के दिल में धंसने ही वाला था। अर्जुन, सूबेदार ने ऊपर देखकर चीख लगाई, सिग्नल गया, साहब मर जाएंगे। अर्जुन हवा में लटक रहा था, एक हाथ से खंभे को पकड़े हुए। उसने नीचे देखा, उसे सूबेदार की चीख सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है। अगर उसने तुरंत तार नहीं जोड़ा तो मशीन कैप्टन का दिल चीर देगी। उसके पास ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं बची थी। उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। हे भगवान, अर्जुन रो पड़ा, मैं क्या करूं? तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। नीचे अंधेरे में सावित्री घुटनों के बल कीचड़ में बैठी थी। उसने आसमान की तरफ हाथ फैला रखे थे। हे भोलेनाथ, सावित्री की आवाज तूफान में गूंजी, मेरे बच्चे की लाज रख ले। आज एक बेटे को दूसरे बेटे का कातिल मत बनने देना। रक्षा कर महादेव, रक्षा कर। पूरा गांव सावित्री के साथ जुड़ गया। सबने आंखें बंद कर लीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव का स्वर गूंजने लगा। वह प्रार्थना नहीं, एक युद्ध घोष था। उस आवाज ने अर्जुन के अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा दिया। उसे अपने पिता का चेहरा याद आया, बर्फीली चोटियों पर तैनात, कभी पीछे न हटने वाले। मैं हार नहीं मानूंगा, अर्जुन ने चीखा। उसने अपनी बची खुची ताकत से खुद को ऊपर खींचा। उसके हाथ फिसल रहे थे, इसलिए उसने अपने पैरों को खंभे के क्लैंप में फंसाया। अब उसके दोनों हाथ उस तसले और तार को पकड़ने के लिए आजाद थे, लेकिन तार छोटा पड़ रहा था। हवा उसे उड़ा ले जा रही थी। उसे दोनों हाथों से तसले को दिशा में रखना था, तो तार को कौन पकड़ता? अर्जुन ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने तांबे के नंगे तार को अपने मुंह में दबा लिया। कच्चा तांबा, जिसमें से हल्का करंट भी दौड़ रहा था। जैसे ही उसने तार को दांतों के बीच दबाया, उसके मसूड़ों से खून निकल आया। करंट का झटका लगा, लेकिन उसने अपना जबड़ा कस लिया। उसने तार को खींचकर तसले के संपर्क में रखा और अपने सिर को एंटीना बना लिया। मुंह में खून का स्वाद, शरीर में करंट का झटका और बाहर तूफान के थपेड़े। अर्जुन अब इंसान नहीं, एक जीवित कंडक्टर बन चुका था। नीचे लैपटॉप की स्क्रीन फिर से झिलमिलाई। सिग्नल वापस आ गया। सूबेदार चिल्लाया, दिल्ली में मेहता ने देखा कि स्क्रीन चल पड़ी है। उन्होंने देखा कि मशीन का पंजा दिल से बस एक बाल की दूरी पर रुका हुआ है। शुक्र है खुदा का, मेहता ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत रिवर्स कमांड दिया। मशीन का पंजा थोड़ा पीछे हटा। अब और देर नहीं, डॉक्टर ने कहा, निकालते हैं इसे। अर्जुन ऊपर खंभे पर दांतों से तार दबाए दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहकर बारिश के पानी में मिल रहे थे। हर सेकंड उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा, लेकिन उसे पता था कि नीचे एक दिल धड़क रहा है जिसे चलते रहना चाहिए। मेहता ने मशीन के पंजे से उस लोहे के टुकड़े को मजबूती से पकड़ा। मैं खींच रहा हूं, 1 2 3। मशीन का हाथ ऊपर उठा और उसके साथ ही कैप्टन विक्रम की छाती से वह मौत का टुकड़ा बाहर निकल आया। खून का एक फव्वारा निकला, लेकिन वह घातक नहीं था। वह जमा हुआ गंदा खून था। हो गया, मेहता चिल्लाए, टुकड़ा बाहर है। वैद्य जी, पट्टी बांधिए जल्दी। वैद्य जी ने कांपते हाथों से घाव पर दबाव डाला और पट्टी बांध दी।
कैप्टन विक्रम का शरीर एक बार जोर से कांपा। उन्होंने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर उनकी सांसें सामान्य हो गईं। मशीन ने दिखाया कि उनकी धड़कन स्थिर हो रही है। बच गए। सूबेदार घुटनों के बल गिर पड़े। साहब बच गए। गांव वालों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। लखन, जो अब तक चुप था, उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा, लेकिन जश्न मनाने के लिए कोई ऊपर नहीं देख रहा था। ऊपर खंभे पर अर्जुन की ताकत जवाब दे चुकी थी। जैसे ही उसे लगा कि काम हो गया है, उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसका जबड़ा खुला, तार मुंह से गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे खंभे से फिसला। उसके हाथ पैर सुन्न थे। वह किसी बोरे की तरह नीचे गिरने लगा। अर्जुन! सावित्री की चीख ने सबकी खुशी को डर में बदल दिया। अर्जुन नीचे गिरा। धम्म! वह कीचड़ में औंधे मुंह गिरा। कोई हरकत नहीं। अर्जुन! सूबेदार और गांव वाले उसकी तरफ दौड़े। सावित्री ने अपने बेटे का सिर गोद में ले लिया। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। मुंह से खून बह रहा था। उठ बेटा, उठ! सावित्री ने उसे झकझोरा। देख, तूने कर दिखाया। फौजी साहब बच गए। अर्जुन, आंखें खोल। वैद्य जी ने कैप्टन को छोड़कर अर्जुन की नब्ज टटोली। सब शांत हो गए। बारिश की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वैद्य जी के चेहरे पर तनाव था। सांस नहीं आ रही, वैद्य जी ने कहा। ठंड और करंट, दिल बैठ गया है इसका। सूबेदार ने अर्जुन को देखा। वह दुबला पतला लड़का जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उनके साहब को बचाया था। सूबेदार ने अपनी वर्दी की परवाह नहीं की। उन्होंने तुरंत अर्जुन की छाती पर अपने दोनों हाथ रखे और सीपीआर देना शुरू किया। काम ऑन बॉय, उठो लड़के, सूबेदार ने उसकी छाती दबाते हुए कहा। तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम एक सिपाही के बेटे हो। उठो। 1 बार, 2 बार, 10 बार। अर्जुन का शरीर निर्जीव पड़ा रहा। सावित्री रो नहीं रही थी। वह बस अपने बेटे के चेहरे को निहार रही थी, जैसे उसे वापस बुला रही हो। तूने वादा किया था, तू पापा का नाम रोशन करेगा। ऐसे नहीं जा सकता तू। सूबेदार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। सांस ले अर्जुन, यह मेरा ऑर्डर है। और तभी अर्जुन के शरीर में एक झटका लगा। उसने एक जोरदार हिचकी ली और खांसने लगा। उसके मुंह से पानी और खून निकला। जिंदा है। लोग खुशी से पागल हो गए। जिंदा है हमारा शेर। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सब कुछ धुंधला था। उसे चारों तरफ चेहरे दिखाई दे रहे थे। सूबेदार, मां, वैद्य जी और गांव वाले। उसने होठों पर जीभ फेरी। उसे अभी भी तांबे का स्वाद आ रहा था। उसने बहुत धीमी टूटी हुई आवाज में पूछा, वो साहब ठीक है? सूबेदार की आंखों से आंसू टपककर अर्जुन के गाल पर गिरे। उन्होंने अर्जुन के माथे को चूमा और सैल्यूट किया। हां बेटा, सूबेदार ने भर्राई हुई आवाज में कहा। वो ठीक हैं, तुमने उन्हें बचा लिया। आज तुमने पूरी इंडियन आर्मी को बचा लिया। अर्जुन के चेहरे पर एक कमजोर सी मुस्कान आई। उसने मां को देखा। सावित्री रोते हुए हंस रही थी। तूफान अब भी चल रहा था, लेकिन रामपुर गांव के उस सड़क किनारे एक नया सूरज उग चुका था। एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी बादलों को चीर कर दुनिया को यह बताने वाली थी कि भारत के गांवों में हुनर की कोई कमी नहीं है। सुबह हो गई थी। रात भर चले उस भयानक तूफान के बाद रामपुर के आसमान पर एक ऐसी सुनहरी धूप खिली थी जिसे देखकर लग रहा था जैसे भगवान खुद मुस्कुरा रहे हों। हवा अब शांत थी। बस पेड़ों से टपकते पानी की आवाज और दूर बहती हुई नदी का शोर सुनाई दे रहा था। सड़क के किनारे उस टूटे हुए ट्रक और मलबे के पास अब सन्नाटा नहीं था। आसमान से एक भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। धड़ 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 धड़। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए आसमान की तरफ इशारा करने लगे। उड़न खटोला, फौज का उड़न खटोला। दूर क्षितिज से भारतीय वायुसेना का एक विशाल हेलीकॉप्टर मी-17 पहाड़ियों के बीच से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उसके पंखों की हवा से आसपास की धूल और सूखी पत्तियां उड़ने लगीं। अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके हाथ में पट्टियां बंधी थीं, मुंह सूजा हुआ था और शरीर में अभी भी कमजोरी थी। सावित्री उसे अपने हाथों से गर्म चाय पिला रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। उधर तिरपाल के नीचे कैप्टन विक्रम को होश आ गया था। वे बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। दर्द कम हो गया था, बस छाती पर एक भारीपन महसूस हो रहा था। उन्होंने अपने पास बैठे सूबेदार का हाथ पकड़ा। मैं कहां हूं? कैप्टन ने धीमी आवाज में पूछा। आप सुरक्षित हैं सर,
सूबेदार ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। यमराज आए तो थे, लेकिन हमारे गांव के एक छोटे से जादूगर ने उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया। कैप्टन विक्रम ने अपनी छाती पर बंधी पट्टी को देखा, फिर पास पड़ी उस मशीन को। दिन की रोशनी में वह मशीन और भी अजीब लग रही थी। जंग लगी साइकिल की चेन, मिक्सी का पुराना मोटर और प्लास्टिक के पाइप। यह क्या है? कैप्टन ने हैरानी से पूछा। यही वो डॉक्टर है जिसने आपका ऑपरेशन किया, सर, सूबेदार ने कहा। कैप्टन विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। मजाक मत करो सूबेदार, मुझे उस डॉक्टर से मिलना है। किसने किया मेरा ऑपरेशन? सूबेदार ने अर्जुन की तरफ इशारा किया। वो रहा आपका डॉक्टर। दो जवान अर्जुन को सहारा देकर कैप्टन के पास लाए। अर्जुन थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। जब वह कैप्टन के सामने आया तो उसने आदत के मुताबिक सीधा खड़ा होकर सैल्यूट करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कैप्टन विक्रम ने उस दुबले पतले लड़के को देखा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, होठों पर खून जमा था और हाथों में जलने के निशान थे। तुम? कैप्टन की आवाज में अविश्वास था। तुमने इस कचरे से मुझे बचाया? अर्जुन ने सिर झुका लिया। माफ करना साहब, मेरे पास अस्पताल वाला सामान नहीं था। जो मिला उसी से जोड़ दिया। अगर आपको दर्द हो रहा है तो। कैप्टन विक्रम ने बात काट दी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। एक फौजी का सख्त हाथ और एक गांव के लड़के का जला हुआ हाथ दोनों मिल गए। दर्द? कैप्टन की आंखों में पानी भर आया। बेटा, तुमने मुझे जो दिया है वो जिंदगी है। लोग पत्थरों से भगवान बनाते हैं, तुमने तो कचरे से भगवान बना दिया। अर्जुन की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरी रात की थकान, दर्द और डर इन शब्दों को सुनकर पिघल गए। तभी हेलीकॉप्टर से पैरा कमांडो और 2 मिलिट्री डॉक्टर नीचे उतरे। वे भागते हुए आए। जब दिल्ली वाले डॉ मेहता, जो अब वीडियो कॉल पर नहीं थे बल्कि हेलीकॉप्टर में आए थे, ने कैप्टन की नब्ज जांची और घाव देखा तो वे दंग रह गए। अद्भुत! डॉ मेहता ने मशीन को करीब से देखा। टांके बिल्कुल सटीक हैं, सफाई इतनी कि कोई इन्फेक्शन नहीं। मैं दिल्ली के एम्स में भी शायद इतना साफ हाथ नहीं चला पाता जितना इस बच्चे ने यहां कीचड़ में बैठकर चलाया। डॉ मेहता अर्जुन के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन साहब, उसने धीरे से कहा। अर्जुन। डॉक्टर मुस्कुराए। महाभारत के अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, तुमने तो मौत की आंख भेद दी। अब विदाई का वक्त था। कैप्टन विक्रम को स्ट्रेचर पर लिटाकर हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाया जा रहा था। पूरा गांव, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब हेलीकॉप्टर के चारों तरफ खड़े थे। कल तक जिस अर्जुन को वे पागल कहते थे, आज वे उसे गर्व से देख रहे थे। लखन सबसे आगे खड़ा था। उसने अपनी गर्दन झुका रखी थी। जब स्ट्रेचर हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर पहुंचा तो कैप्टन विक्रम ने इशारा करके रुकने को कहा। अर्जुन! उन्होंने आवाज दी। अर्जुन दौड़कर पास गया। हेलीकॉप्टर के पंखों का शोर बहुत तेज था, इसलिए कैप्टन को चिल्लाना पड़ा। मैं जा रहा हूं अर्जुन, लेकिन याद रखना, यह उधारी रही मुझ पर। फौज अपना कर्ज कभी नहीं भूलती। अर्जुन ने चिल्लाकर जवाब दिया। साहब, आप देश के लिए लड़ते हैं, यह कर्ज नहीं, मेरा फर्ज था। कैप्टन ने अपनी वर्दी से अपना नेम बैज नोचा, जिस पर लिखा था विक्रम, और उसे अर्जुन के हाथ में रख दिया। जब तक मैं ठीक होकर वापस नहीं आता, इसे संभाल कर रखना। यह अब एक सिपाही के पास नहीं, एक योद्धा के पास है। अर्जुन ने उस बैज को मुट्ठी में भींच लिया। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर उठा। धूल का गुबार फिर से उड़ा। अर्जुन और गांव वाले हाथ हिलाते रहे जब तक कि वह लोहे का पक्षी बादलों में ओझल नहीं हो गया। जब सब शांत हो गया तो प्रधान जी अर्जुन के पास आए। उन्होंने अपने गले से फूलों की माला उतारी जो वे कैप्टन के लिए लाए थे और अर्जुन के गले में डाल दी। माफ करना बेटा, प्रधान जी ने हाथ जोड़कर कहा। हम तुम्हें पागल कहते रहे और तुम तो हीरा निकले। आज से तुम इस गांव के बेटे नहीं, इस गांव के गौरव हो। सावित्री दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, देख लिया आपने, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा दहाड़ेगा नहीं, शिकार करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी खोली और कैप्टन का नेम बैज देखा। सूरज की रोशनी उस पर चमक रही थी। उसे पता था कि यह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। तभी गांव के डाकिया बाबू पोस्टमैन दौड़ते हुए आए। उनके हाथ में एक पुराना रेडियो था। सुनो सुनो सब लोग, डाकिया चिल्लाया, दिल्ली से खबर आ रही है। सारे न्यूज चैनल पर रामपुर का नाम आ रहा है।
वो कह रहे हैं कबाड़ से चमत्कार। अर्जुन ने अपनी मशीन की तरफ देखा जो अभी भी वहीं पत्थर पर पड़ी थी, बेजान, बदसूरत, लेकिन सबसे खूबसूरत। उस ऐतिहासिक सुबह के बाद रामपुर गांव की तकदीर बदल गई। कल तक जो गांव दुनिया के नक्शे पर एक अदृश्य बिंदु था, आज वह हर न्यूज चैनल की सुर्खियों में था। सड़क अभी टूटी हुई थी, लेकिन आसमान से रास्ता खुल चुका था। मीडिया के हेलीकॉप्टर, सरकारी अधिकारी और आसपास के गांवों के हजारों लोग उस जादूगर लड़के को देखने आ रहे थे। अर्जुन अब अपनी झोपड़ी में अकेला नहीं बैठ सकता था। उसका घर फूलों के गुलदस्तों और मिठाई के डिब्बों से भर गया था। नेता आ रहे थे, शॉल ओढ़ा रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन अर्जुन वह अब भी वही था। जब एक बड़े रिपोर्टर ने उसके मुंह के आगे माइक लगाया और पूछा, अर्जुन जी, आपने यह तकनीक कहां से सीखी? कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं आप? तो अर्जुन ने अपने मैले कुर्ते को झाड़ते हुए बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, साहब, गरीबी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। जब कुछ नहीं होता तो दिमाग अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। यह जवाब पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर लोग अर्जुन की फोटो के नीचे लिख रहे थे, असली हीरो, भारत का भविष्य। कुछ दिन बीते, टूटी हुई सड़क ठीक हो गई, बिजली के खंभे फिर से खड़े हो गए, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब एक सुबह गांव की धूल भरी सड़क पर सेना की एक हरी जिप्सी आकर रुकी। उसमें से कोई और नहीं बल्कि कैप्टन विक्रम उतरे। वे अब वर्दी में थे, उनके सीने पर मेडल चमक रहे थे। घाव भर चुका था, लेकिन उस घाव ने उन्हें अर्जुन के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया था। कैप्टन के साथ दो और अफसर थे जिनके हाथों में सरकारी फाइलें थीं। अर्जुन अपनी नई वर्कशॉप जो सरकार ने बनवा दी थी में बच्चों को एक पुराने रेडियो को ठीक करना सिखा रहा था। कैप्टन को देखते ही वह खड़ा हो गया। साहब, अर्जुन मुस्कुराया। कैप्टन विक्रम आगे बढ़े और बिना किसी औपचारिकता के अर्जुन को गले लगा लिया, एक भाई की तरह। मैंने कहा था ना, कैप्टन ने कहा, फौज अपना कर्ज नहीं भूलती। उन्होंने एक फाइल अर्जुन की तरफ बढ़ाई। अर्जुन, यह भारत सरकार की तरफ से है। रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तुम्हें गोद ले लिया है। तुम्हारी आगे की पढ़ाई, तुम्हारा रहना, खाना और तुम्हारे सारे प्रयोगों का खर्च अब सरकार उठाएगी। और इतना ही नहीं, DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। वे तुम्हारे इस रोबोटिक हाथ को और बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि सरहद पर और भी जवानों की जान बचाई जा सके। सावित्री, जो दरवाजे पर खड़ी थी, यह सुनकर रो पड़ी। उसने अपने पति की तस्वीर की तरफ देखा। आज हवलदार सुरेंद्र सिंह का सपना पूरा हो गया था, लेकिन कहानी में एक मोड़ अभी बाकी था। उसी शाम गांव में एक और गाड़ी आई। यह गाड़ी सेना की नहीं, एक बड़ी विदेशी कंपनी की थी। सूट बूट पहने कुछ लोग आए। उन्होंने अर्जुन के सामने एक चेकबुक रख दी। मिस्टर अर्जुन, विदेशी कंपनी के एजेंट ने कहा, हम आपकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हैं। हमारे साथ चलिए। विदेश में हम आपको ऐसी लैब देंगे जो आपने सपनों में भी नहीं देखी होगी। पैसा इतना मिलेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। भारत में क्या रखा है? यहां सिस्टम धीमा है, कद्र नहीं है। हमारे साथ चलिए। पूरा गांव देख रहा था। सावित्री की सांसें थम गईं। गरीबी ने उन्हें जिंदगी भर तोड़ कर रखा था। आज वह गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। अर्जुन ने उस चेकबुक को देखा, फिर उसने अपनी मां को देखा, फिर उसने उस पहाड़ी को देखा जहां उसके पिता ने आखिरी सांस ली थी। उसने चेकबुक को धीरे से बंद किया और वापस एजेंट की तरफ सरका दिया। माफ कीजिएगा सर, अर्जुन ने विनम्रता से कहा। पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सब कुछ नहीं। क्या मतलब? एजेंट हैरान रह गया। तुम एक सुनहरे भविष्य को लात मार रहे हो? अर्जुन ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, अपने गांव की मिट्टी। सर, अर्जुन की आवाज में एक शेर की दहाड़ थी। मेरे पिता ने इसी मिट्टी के लिए अपनी जान दी थी। अगर मैं अपने हुनर को लेकर विदेश चला गया तो सरहद पर खड़े उस सिपाही का इलाज कौन करेगा? अगर हर काबिल इंसान देश छोड़ देगा तो मेरा देश महान कैसे बनेगा? मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मुझे गर्व चाहिए। मैं यहीं रहूंगा, भारत में, और मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं, हकीकत बनाऊंगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों ने विदेशी एजेंटों को वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। कैप्टन विक्रम ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने मुझे दूसरी बार बचाया है अर्जुन। आज तुमने मेरे भरोसे को बचाया है।
समय का पहिया घूमा। 5 साल, 10 साल बीत गए। आज रामपुर गांव बदल चुका है। जहां कभी टूटी झोपड़ी थी, आज वहां एक बड़ी इमारत खड़ी है। उस पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है, शहीद हवलदार सुरिंदर सिंह इनोवेशन सेंटर। इमारत के अंदर सैकड़ों बच्चे जो कभी कबाड़ बीनते थे या मजदूरी करते थे, आज कंप्यूटर और मशीनों पर काम कर रहे हैं। वे ड्रोन बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, खेती की नई मशीनें बना रहे हैं। और उस हॉल के बीच में एक नौजवान खड़ा है। वह अब 17 साल का लड़का नहीं रहा, वह एक 27 साल का परिपक्व वैज्ञानिक है। वह अर्जुन है। वह एक मंच पर खड़ा है। उसके सामने देश के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख बैठे हैं। अर्जुन एक नई मशीन का उद्घाटन कर रहा है, एक ऐसा पोर्टेबल अस्पताल जो एक बैग में आ सकता है और जिसे कोई भी सिपाही युद्ध के मैदान में इस्तेमाल कर सकता है। अर्जुन माइक थामता है। उसकी आंखों में आज भी वही चमक है जो उस तूफानी रात में थी। दोस्तों, अर्जुन बोलता है, लोग कहते हैं कि अभाव में सपने मर जाते हैं। मैं कहता हूं, अभाव ही आविष्कार की जननी है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आपके पास जज्बा है और वही काफी है। कभी खुद को कम मत समझना। याद रखना, एक टूटी हुई साइकिल की चेन और एक मां की दुआ मौत को भी हरा सकती है। वह अपनी बात खत्म करता है और सामने बैठे कैप्टन विक्रम, जो अब कर्नल बन चुके हैं, को सैल्यूट करता है। कर्नल विक्रम खड़े होकर सैल्यूट वापस करते हैं। पीछे दीवार पर एक बड़ी तस्वीर लगी है, उस तूफानी रात की, जहां एक लड़का बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ है। तस्वीर के नीचे लिखा है, संकल्प से सिद्धि। बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आज भी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन अब वे एक दूसरे को पागल नहीं कहते। अब वे कहते हैं, मैं भी बड़ा होकर अर्जुन भैया जैसा बनूंगा। आसमान में एक जेट विमान गरजता हुआ निकलता है और नीचे लहराता हुआ तिरंगा हवा में शान से फहराता है। रामपुर की हवाओं में अब बेबसी नहीं, उम्मीद की खुशबू है। यही है भारत, यही है हमारा अर्जुन।